चलिए, हम लोगों ने चर्चा कर ली थी ओजोन परत के कुछ फैक्टों के बारे में। जैसे मैंने बताया था कि ओजोन जो है अगर निचले मंडल में है, वायुमंडल के निचले स्तर पर है, तो वो हानिकारक है। ठीक है। और अगर वो ऊपरी मंडल में है तो वो हमारे लिए लाभदायक है। ठीक है। पराबैंगनी किरणें जो सूरज की होती हैं वही ओजोन परत का निर्माण भी करती हैं। और ओजोन परत का मुख्य काम भी मैंने बता दिया था, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना। ठीक है। अब है, चूंकि ओजोन परत का क्षरण किस प्रकार से होता है, उसके प्रभाव क्या क्या होंगे अगर ओजोन परत का क्षरण हो जाएगा, तो ये सब चर्चाएं हमने पिछली क्लासों में कर ली हैं। आज है ओजोन परत के संरक्षण के उपाय। ओजोन परत के ओजोन परत के संरक्षण के उपाय। या इस बात को ये कह दें कि भाई ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या क्या प्रावधान हुए हैं। ठीक है। यह उसको बचाने की क्या कोशिश की गई है कि ओजोन का क्षरण ना हो। ठीक है। चलिए, इसी के अंतर्गत एक उपाय के लिए एक समझौता हुआ था, इसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। पीसीएस के एग्जामों की जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तैयारी कर रहे होते हैं, तो इन सब बिंदुओं पर आपको चर्चा करते हुए चलना है। ये कोई वनडे एग्जाम नहीं है। ठीक है। केवल फैक्ट्स का काम नहीं चलेगा, बेसिक जानकारी आपके पास हो, क्योंकि आपको मेंस में ये चीज़ें लिखनी भी हैं। ठीक है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस समय पर हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जो समय था वो था 16 सितंबर 1987। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये किस स्थान पर हुआ था? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल में हुआ था। और मॉन्ट्रियल एक सिटी है, शहर है, कहाँ का? कनाडा का। कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे रहा है? तो ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण। ओजोन परत का संरक्षण। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ है? ये प्रभावी कब से हुआ है? प्रोटोकॉल बन जाता है लेकिन उसको लागू जो करते हैं, तो ये लागू हुआ है 1 जनवरी 1989 से। 87 में प्रोटोकॉल हुआ था और 89 में उसको लागू कर दिया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ही अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, ओजोन डे हम मनाते हैं 16 सितंबर को, क्योंकि 16 सितंबर को ही मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर हुए थे। इसकी घोषणा कब करी थी कि हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया करेंगे? तो 1994 में इसकी घोषणा हुई थी यूएनओ द्वारा। यूएनओ द्वारा इसकी घोषणा 1900। हाँ, यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है। यह वियना संधि का एक प्रोटोकॉल है।
मतलब वियना संधि के तहत ही एक एग्रीमेंट हुआ है, एक समझौता हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है? देखिए, इसका संबंध तो ओजोन परत के संरक्षण से है। उद्देश्य में ये बताया गया है कि जो ओजोन रिक्तीकरण रसायन है उन पर रोक लगाई जाए। ओजोन रिक्तीकरण रसायन, ओजोन को रिक्त करने वाले, खाली करने वाले जो केमिकल्स हैं उन पर रोक लगाई जाए। जैसा सीएफसी का उत्पादन होता है, एसी से होता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह होते हैं, तो इन पर क्या करी जाए? रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए। ठीक है, तो पहला पर्पज क्या है? पहला पर्पज क्या है? ओजोन रिक्तीकरण, ओजोन रिक्तीकरण ओजोन रिक्तीकरण रसायनों पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रतिबंध लगाना। दूसरा, हाँ, ये जो कभी कभी ऐसी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि ओजोन रिक्तीकरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं। तो ओजोन रिक्तीकरण में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी? जैसा सीएफसी, क्लोरोफ्लोरो कार्बन, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। जितनी भी हैलोजेंस हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। जो हैलोजन से बनने वाले केमिकल्स हैं, और कार्बन टेट्रा क्लोराइड पर प्रतिबंध लगाया जाए, CCl4 पर। कार्बन टेट्रा क्लोराइड जैसी चीजों पर प्रतिबंध लगाया जाए, CCl4। अब देखो ये मामला क्या है, इसमें और भी उदाहरण आप लोग मेंशन कर सकते हैं। सवाल ये उठेगा, सवाल ये बनेगा, जो प्री एग्जाम की बात करेंगे, प्री पेपर की बात करेंगे, तो उनमें ये चीज़ें देखी जाएंगी कि भाई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है वो किससे रहा है ना? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से रहा है, या ओजोन परत के संरक्षण से रहा है, ठीक है, या पर्यावरण संरक्षण से रहा है, या इनमें से कोई विकल्प सही नहीं है। तो किससे उसका संबंध रहा है बताइए? तो इसमें क्या हुआ होगा, 16 सितंबर 1987 को दुनिया के तमाम देश एक मंच पर इकट्ठा हुए। वो मंच सजाया गया था मॉन्ट्रियल, कनाडा के शहर में, और वहाँ पर इस बात की चर्चा हुई होगी कि अगर हम सब लोग अगर अभी नहीं चेते, अगर हम सब लोग अभी नहीं जागे, तो फिर बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से ओजोन परत जो है उसकी मोटाई में कमी हो रही है, ओजोन होल्स बन रहे हैं, अगर ये होल्स जो है बनते रहे और इन पर हमने काबू नहीं पाया, तो सीधी पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएंगी, और अगर अल्ट्रा वायलेट किरण पृथ्वी पर आएंगी तो दुनिया फिर भयंकर बीमारियों से जूझेगी, और इंसान का पृथ्वी पर जीना है ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इस पर सहमति बनी 1987 में 16 सितंबर को, और उस पर तमाम देशों ने अपने अपने हस्ताक्षर करे। इसको प्रभावी बनाया गया, लागू कर दिया गया 1 जनवरी 1989 को, 89 को। इसी वजह से चूंकि ओजोन के महत्व को ध्यान में रखा जाए, ओजोन का इस पृथ्वी पर, हाँ, कितना आप कह सकते हैं कि कितना उसका एहसान कह सकते हैं, या यूं कह सकते हैं कि ओजोन का कितना महत्व है हमारी पृथ्वी के लिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए हर साल हम 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ठीक है, वैसे कहा जाता है कि ये वियना एक संधि हुई थी, वियना संधि का ही एक प्रोटोकॉल था, उसी के अंतर्गत आता। तो कभी कभी पूछ लेंगे कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस संधि का एक प्रोटोकॉल था? तो वियना संधि का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य वही था इसका कि ऐसे जितने भी रसायन हैं जिनसे ओजोन के परत को नुकसान पहुंच रहा है, उन सभी रसायनों पर प्रतिबंध लगाया जाए, या कोई ऐसा उपाय खोजा जाए जिससे ओजोन के परत को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, जिसमें
क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, हैलोजेंस का उत्पादन है, मीथेन है, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है और तमाम चीज़ें हैं। इन तमाम चीज़ों पर प्रतिबंध लगाया जाए, ठीक है, जिससे आने वाले समय में ओजोन की परत को नुकसान ना हो, ठीक है। तभी तो ओजोन की परत को पृथ्वी का सुरक्षा रक्षा कवच बोला गया है। एक ऐसा कवच है जो पराबैंगनी किरणों से हमारी सिक्योरिटी करता है, हमारी हिफाजत करता है, ठीक है। देखिए एक और हेडिंग है छोटा सा, वो हेडिंग क्या है? एक हेडिंग का नाम है हाँ, ओजोन आभा मंडल। अंग्रेजी में कहते हैं ओजोन हेलो या ओजोन आभा मंडल। ओजोन आभा मंडल या ओजोन हेलो, हेलो मीन्स हेलोजनी है ये। ओजोन आभा मंडल क्या है? ओजोन आभा मंडल क्या है? देखो ये बताया गया है कि तिब्बत के पठार के ऊपर पठार के ऊपर केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा व उसकी परिधि के चारों ओर ओजोन की अतिरिक्त उसके चारों ओर ओजोन की अधिक मात्रा पाई गई है, जिसे ओजोन आभा मंडल कहते हैं। आभा मंडल कहते हैं। ऐसा मान के चलें कि जो तिब्बत का पठार है, पठार जो होते हैं वो मेजनुमा होते हैं ना, ये तिब्बत का पठार है। ये देखा गया है कि इस तिब्बत के पठार के केंद्रीय भाग में ओजोन की कम मात्रा है, जबकि उसके चारों तरफ ओजोन की मात्रा, ये जो मैंने बनाया है, ये ओजोन की मात्रा ज़्यादा है। केंद्रीय भाग में कम ओजोन है और बाहर उसके चारों तरफ ओजोन की मात्रा, इसको नाम दिया गया है ओजोन आभा मंडल। तो एक तो याद रखें कि ओजोन आभा मंडल कहाँ देखा गया? तिब्बत के पठार पर। दूसरा सवाल यह है कि इस ओजोन आभा मंडल का पता किसने लगाया था, इसकी खोज किसने करी थी? तो ओजोन आभा मंडल की खोज या इसका पता लगाया था 2005 में। 2005 में इसका पता लगाया था। वैज्ञानिक थे, हाँ, जिनका नाम था GW कैंटमूर। GW कैंटमूर के नेतृत्व में
टोरंटो विश्वविद्यालय की एक टीम आई थी और उस टीम ने जो है वो तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन का आभा मंडल देखा। और आभा मंडल का मतलब होता है कि केंद्र में ओजोन विरल है जबकि उसके चारों तरफ ओजोन की सघनता ज़्यादा है, तो ये छल्ला बन जाएगा, एक प्रकार का बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। और इसी छल्ले को नाम दिया गया है ओजोन आभा मंडल। क्या नाम दिया गया है? ओजोन आभा मंडल। तो दो बातें यहाँ से याद रखो। ओजोन आभा मंडल में क्या होता है? ओजोन आभा मंडल में क्या है? केंद्र में ओजोन की कम मात्रा और उसके चारों तरफ ओजोन की अधिक मात्रा है। ऐसे विकल्प कभी कभी बना देता है एग्जामिनर कि देखिए ओजोन आभा मंडल के संबंध में कौन सा कथन सही है या कौन सा कथन गलत है। अब कथन शुरू हो गए। पहला कथन स्टेटमेंट उसने दिया, ओजोन आभा मंडल के संबंध में कौन सा कथन गलत है ये बताना है। कथन शुरू हो गया है कि ओजोन आभा मंडल की खोज जो है या उसका पता जो है 2005 में GW केंट मूर के नेतृत्व में हुई थी। इसका पता GW केंट मूर के नेतृत्व में पता चला था, जो कि टोरंटो विश्वविद्यालय की टीम थी। दूसरा स्टेटमेंट वो लिख देगा कि ओजोन आभा मंडल का पता तिब्बत के पठार पर लगाया गया। तीसरे ऑप्शन में लिख देगा कि ओजोन आभा मंडल के केंद्र में ओजोन की मात्रा विरल जबकि उसके चारों तरफ ओजोन की मात्रा सघन है। और डी में लिख देगा ओजोन आभा मंडल के केंद्र में अधिक ओजोन जबकि उसके चारों तरफ ओजोन की विरल मात्रा का छल्ला है। अब इसमें से एक स्टेटमेंट गलत है, कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? चौथा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो ये बात थी बेटा हमारी ओजोन के संबंध में। अब चूंकि दो एक बातें और हैं, बड़ी चर्चा चली CFC की, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की, तो दो चार बातें जो हैं वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बारे में भी हम लोग नोट कर लें, क्योंकि इससे भी संबंधित सवाल एग्जामिनर मालूम कर लेता है। ठीक है, तो अगला हमारा हेडिंग अब रहने वाला है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मुख्यतः CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC, ये हमारा एक टॉपिक बन जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के संबंध में। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ओजोन के केस में, ओजोन के क्षरण के केस में सबसे ज़्यादा योगदान CFC का ही होता है। और मैंने बताया था कि CFC का जो एक अणु है वो ओजोन के, बोलो, 1 लाख अणुओं का अपघटन कर देता है। ठीक है, तो CFC के संबंध में कुछ बातों का जानना भी हमारे लिए जरूरी है। भाई पहला सवाल यह है कि CFC क्या है? तो CFC जो है वो मानव निर्मित एक यौगिक है। ये प्राकृतिक नहीं है, मानव ने इसका डेवलपमेंट किया है ना। तो यह एक मानव निर्मित यौगिक है। कौन सा? CFC। दूसरा सवाल है, देखो ये दोनों काम करता है CFC। ये ग्रीन हाउस प्रभाव भी पैदा करता है और ओजोन की परत का क्षरण भी करता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि यह ग्रीन हाउस प्रभाव व O3 के क्षरण, ओजोन के क्षरण के लिए जिम्मेदार है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इससे ग्लोबल वार्मिंग भी होती है। ठीक है, और इससे ओजोन परत का क्षरण भी होता है। दोनों तरीके से ये काम करता है। तीसरा सवाल देखो, यह यह रंगहीन व गंधहीन है।
रंगहीन भी है, गंधहीन भी है। इसका मतलब ये ना तो इसका कोई रंग है और ना इसकी कोई स्मेल है। कहा जाता है यह आसानी से द्रव में बदल जाती है। अब CFC गैस है, द्रव में आसानी से बदल जाएगी। यह आसानी से द्रव में बदल जाती है। ये सब बातें इस वजह से इंपॉर्टेंट होती हैं कि जब PCS में ऐसे सवाल आते हैं ना कि बताइए CFC के संबंध में कौन सा कथन गलत है या कौन सा कथन सही है, तो फिर आपको डाटा थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। वनडे एग्जाम में तो CFC क्या करती है, एक दो बात कह कर अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं आप, लेकिन टेस्ट वाले एग्जामों में ऐसा नहीं होता है। कह रहे हैं यह अत्यधिक, हाँ देखिए, ओजोन परत के क्षरण में सर्वाधिक योगदान किसका होता भैया, CFC का। जबकि ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस प्रभाव में सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है, हाँ देखेंगे यह अत्यधिक स्थायी यौगिक है। यह अत्यधिक स्थायी यौगिक है और इसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक रहता है। और इसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक रहता है। अब देखो यहां से बहुत सारी बातें अब शुरू होंगी। कोई पदार्थ ऐसा है जिसका प्रभाव क्षणिक हो, क्षणिक प्रभाव हो तो उससे ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन अगर कोई पदार्थ ऐसा है जिसका प्रभाव दूरगामी होता है, एक लंबे समय के लिए होता, तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता। जो रेडियो एक्टिव किरणें होती हैं, जो परमाणु बम वगैरह से निकलती हैं, उनका प्रभाव 1 या 2 दिन का नहीं होता है ना, सैकड़ों वर्षों तक होता है। इसलिए वो और भी ज्यादा घातक हैं। हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बमबारी हुई, उसका रेडिएशन जो है आज तक उसने जेनेटिक गुण बदल दिए हैं। ऐसी ओजोन के लिए CFC इतनी ज्यादा खतरनाक है कि CFC अगर आज उत्पादित हो गई है तो ये मत समझिए कि ये आज या कल में खत्म हो जाएगा। इसका प्रभाव सैकड़ों वर्षों तक रहता है। इसलिए कहा जाता है कि ओजोन की परत को सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो किससे होता है, CFC से होता है। ठीक है, थोड़ा मैं कल वाली क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज क्या है। ठीक है, फ्रियोन क्या है, या ऐसे सवाल आते हैं, साइंस की दृष्टि से भी आते हैं, है ना, जो शीतलक या प्रशीतलक के रूप में हाँ फ्रियोन का इस्तेमाल करते हैं, अमोनिया का इस्तेमाल करते हैं, CFC का इस्तेमाल करते हैं। तो इनके इस्तेमाल क्या है, इनका यूज कहाँ होगा। ठीक है, तो बाकी देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में।